हेलो एवरीवन, मैं अरुण आप लोगों का स्वागत करता हूँ इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज के एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या हाइपोमैग्नीशियमिया। तो हाइपोमैग्नीशियमिया में हम लोग देखेंगे उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, कॉजेज, इसके मेनली कॉजेज को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज हम लोग देखेंगे, जैसे इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, हमारे बॉडी के अंदर कैसा होता है, कैसे कैसे हम लोग हमारे बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जो है डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, कितना परसेंट जो है एल्बुमिन के अंदर रहता है, कितना परसेंट जो है ब्लड के अंदर रहेगा, कितना परसेंट जो है हमारा बॉडी के अंदर रहेगा, ये सब चीजें आज हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डायग्नोसिस, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट, और मैग्नीशियम मेनली किस किस में हेल्प कर सकता है, कौन कौन से आयन में हेल्प करता है उसके एब्जॉर्प्शन में, ये भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जनरल पॉइंट्स पहले हम लोग देख लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो जनरल पॉइंट्स में हम लोग देख लेंगे क्या कि मैग्नीशियम जो है जनरली हम लोग का बॉडी कितना ऑब्जर्व करता है। तो टोटल बॉडी स्टोर अबाउट 20 to 28 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन नॉर्मल 70 केजी एडल्ट। मतलब एक 70 केजी जो नॉर्मल इंसान है उसमें हम लोग को कितना मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, यानी उसके बॉडी के अंदर कितना मैग्नीशियम स्टोर रहता है। तो डेट इज 21 to 28 ग्राम जो है मैग्नीशियम स्टोर रहता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, सेकेंड अब हम लोग देखा जाए तो क्या होगा कि बॉडी मोस्ट ऑफ द बॉडीज मैग्नीशियम, यानी बॉडी का मैक्सिमम मैग्नीशियम कहाँ स्टोर रहता है, स्केलेटल बोन में। ठीक है, स्केलेटल मास में, विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ बॉडी स्टोर्स। मतलब कि हमारे बोन के अंदर सबसे ज्यादा क्या रहता है, मैग्नीशियम स्टोर रहता है। ठीक है, देखा आफ्टर कैल्शियम। ठीक है, देखा जाए तो ठीक है वो कितना रहता है मैग्नीशियम, यानी 21 to 28 ग्राम का 50% जो रहेगा वो कहाँ स्टोर रहेगा, बोन में स्टोर रहेगा मैग्नीशियम। ओके, अब उसके बाद देख लेते हैं क्या था, रिमेनिंग इज लोकेटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू। और बाद में जितने बचते हैं 50% से ज्यादा, मतलब कि अदर 50%, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे, हमारे सॉफ्ट टिश्यू में। और उसमें भी उसका जो 1% रहेगा वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट रहेगा ना। इट मीन्स दैट कि 50% जो हो गया हमारा कहाँ प्रेजेंट हो गया, बोन के अंदर, और 49% कहाँ हो गया हमारा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, और रिमेनिंग जो 1% हो गया वो एक्स्ट्रा सेलुलर ना ईसीएफ के अंदर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कि मैग्नीशियम इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इन आवर बॉडी। ओके, तो मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा सेकेंड मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं, आप लोग कमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड मोस्ट जो इंट्रासेलुलर कैटायन जो एबंडेंट पाया जाता है दैट इज मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या इंट्रासेलुलर में। तो इंट्रासेलुलर में कैसे कैसे होता है, तो इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट कोफैक्टर। ये कैसे कैसे किस किस चीज के लिए कोफैक्टर एक्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। तो कोफैक्टर फॉर वेरियस एंजाइम्स, ट्रांसपोर्टर्स, न्यूक्लिक एसिड दैट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन, रेप्लिकेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, ये पॉइंट ये डिनोट कर रहा है कि इंट्रासेलुलर जो हमारा मैग्नीशियम होगा वो एज अ कोफैक्टर काम करता है। अब किस किस के लिए काम करता है कोफैक्टर, तो वेरियस एंजाइम्स के लिए काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर्स के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टर्स में यूज होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए यूज हो जाता है। और ये सब क्या करते हैं कि ये नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में क्या कहा जाएंगे, तो दैट इज रेप्लिकेशन आ जाएगा, एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जनरल पॉइंट्स देखेंगे मैग्नीशियम के। तो अब प्लाज्मा में आ जाता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, इन प्लाज्मा 60% ऑफ द मैग्नीशियम एग्जिस्ट एज फिजियोलॉजिकली एक्टिव आयोनाइज्ड फॉर्म। मतलब प्लाज्मा में जो ईसीएफ हो गया, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हो गया वो 1% हो गया। तो 1% का जो 60% है यानी 0.6% वो क्या रहेगा, प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा में कैसे प्रेजेंट रहेगा, तो आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में रहेगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये हमारा फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहता है, मतलब कि ये फंक्शंस में हेल्प करेगा। ठीक है, 30% ऑफ, अब ये प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, इट मींस दैट की 0.6% हो गया।
अब 30% दैट इज 0.3% ना, तो 0.3% ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्डेड टू एल्बुमिन प्रोटीन। अब इसमें क्या हुआ कि 60% जो है आयोनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और 30% जो है यानी 0.3% ऑफ द मैग्नीशियम इज बॉन्डेड टू द एल्बुमिन। ठीक है, ये किससे बाइंड करेगा? एल्बुमिन से। एल्बुमिन से एक और कैटायन बाइंड करता था, वो आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते क्या, रिमेनिंग 10% यानी कितना हो गया 0.1% फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद प्लाज्मा अनायंस। अब ये प्लाज्मा में अनायंस से क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, दैट इज फॉस्फेटेस एंड साइट्रेट्स। साइट्रेट्स और फॉस्फेट्स के द्वारा क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो 60% जो रहता है वो कैसे प्रेजेंट रहता है? फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहता है, आयोनाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, पहला चीज। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कि 30% जो है बाइंड करता है एल्बुमिन के साथ। ठीक है, और एल्बुमिन के साथ कैल्शियम में बाइंड करता था। उसके बाद हम लोग देख लेते क्या कि 10% जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, जैसे कि फॉस्फेट्स हो गया, साइट्रेट्स हो गया, उसके साथ ये मिलकर क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन इसका। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जॉर्प्शन। तो ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो अबाउट 30 to 40% ऑफ डाइटरी मैग्नीशियम, दैट इज कितना हो जाएगा? 140 to 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज एब्जॉर्ब प्रिंसिपली। ये कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? तो जेजुनम में और इलियम में। ये दोनों पार्ट्स हो गए किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, तो मेनली देखा जाए तो 30 से 40% जो भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, उसका 30 से 40% कहाँ एब्जॉर्ब होता है? जेजुनम और इलियम में। और वो कितना होता है? 140 से 360 मिलीग्राम। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते क्या, तो पीटीएच यानी पैराथायरॉइड हार्मोन, it also plays a major role in the absorption of magnesium। किसका? ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है यानी ये क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन किसका करेगा? इंक्रीज कर देगा मैग्नीशियम का। कहाँ पे? तो लूप ऑफ एनल में, LOH लूप ऑफ एनल में क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या? तो अबाउट 60% ऑफ मैग्नीशियम इज रीअब्सॉर्ब इन द कॉर्टिकल थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनल। ठीक है, ये कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा? 60% कहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है? तो 60% ऑब्जर्व हो जाता है कॉर्टिकल थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनल, और जो रेस्ट 20% है, ठीक है, वो क्या होता है? फिल्टर्ड। एंड वेयर एज 20% ऑफ फिल्टर्ड मैग्नीशियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी। और उसके बाद 20% कहाँ ऑब्जर्व हो जाता है? पीसीटी में। ठीक है, उसके बाद 5 to 10% कहाँ हो जाता है? ये हमारा डीसीटी में। तो ये हमारे थे क्या जनरल पॉइंट्स मैग्नीशियम के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि हाइपो नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, और क्या क्या सीवियरिटी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉजेज डिस्कस करेंगे, और भी आगे बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो जनरल पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम के बाद अब हम देखेंगे क्या हाइपोमैग्नीशियमिया क्या होता है, नॉर्मल लेवल इसके क्या होता है, उसके बाद कॉजेज देखेंगे इस पार्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं क्या कि हाइपोमैग्नीशियमिया क्या होता है। हाइपोमैग्नीशियमिया क्या है? तो हाइपो एज इट नेम डिनोट्स क्या है? हाइपो मींस क्या हो जाएगा? डिफिशिएंट, ओके, या फिर लो। और मैग्नीशियमिया, मैग्नीशियम मींस क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ओके, और इमिया मींस हो जाता है हमारा क्या? ब्लड। ठीक है, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो हाइपोमैग्नीशियमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ओके, in which there is abnormally low level of magnesium in blood। यानी मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो जाता है ब्लड के अंदर, then this is known as hypomagnesemia। ठीक है, अब हाइपोमैग्नीशियमिया किसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो हाइपोमैग्नीशियमिया हम लोग को देखने को मिलता है क्या? हाइपोकैलेमिया में या फिर हाइपोकैल्सीमिया में। ये दो ऐसे डिजीज हैं which generally correlates to hypomagnesemia। ठीक है, तो ये जनरली और भी कॉजेज हैं, लेकिन ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हाइपोकैल्सीमिया होता है तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि उसको हाइपोमैग्नीशियमिया हो, या फिर हाइपोकैलेमिया हो गया तो भी उसको मैक्सिमम चांसेस है कि हाइपोमैग्नीशियमिया हो। अब देख लेते हैं क्या कि नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम। तो नॉर्मल लेवल ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? 1.8 to 2.5, कहीं कहीं 1.7 देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी कंसिडर कर लीजिएगा। तो 1.7 to 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दिस इज आवर क्या? नॉर्मल लेवल ऑफ
मैग्नीशियम। तो हाइपोमैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, हाइपो मींस कमी, पहले ही बता चुका हूं। तो अगर लेस देन 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर हमारा मैग्नीशियम वैल्यू आता है हमारे बॉडी के अंदर या फिर लैब टेस्ट के अंदर, तो देन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपोमैग्नीशियमिया। ओके, अब हम लोग देख लेते क्या कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज। तो कॉजेज को मैंने मेनली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहला हमारा कैटेगरी क्या है, तो दैट इज डिक्रीज्ड इनटेक। ठीक है, इसमें क्या होगा, इनटेक कम होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा फैक्टर आएंगे वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन दैट इज प्रॉपर इंजेस्ट, मतलब प्रॉपर इंजेस्ट हो रहा है, मतलब प्रॉपर मैग्नीशियम हम ले रहे हैं लेकिन लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, थर्ड हमारा कैटेगरी क्या होगा, इंक्रीज्ड लॉस, यानी अगर लॉस भी अगर ज्यादा हो रहा है तो उस केस में हम लोग को हाइपोमैग्नीशियम देखने को मिल सकता है। और फोर्थ हमारा क्या है, मेडिकेशन। व्हाट आर द मेडिकेशन जिसके यूज करने से हमको साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोमैग्नीशियम देखने को मिल सकता है। तो 4 कॉजेस कौन कौन से, कैटेगरी हम लोग देख लेते हैं क्या। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड इनटेक। सेकंड हमारा हो जाएगा डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंजेस्ट होता है लेकिन एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो जा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा, लेस एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड लॉसेस, यानी लॉस का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मेडिकेशन। तो अब हम लोग को ये जो 4 कैटेगरीज मैंने अभी कॉजेज में बताया, ये हम लोग अलग से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या। तो डिक्रीज इनटेक में हम लोग देख लेंगे क्या, कि इनटेक ही नहीं हो रहा, मतलब कि अगर कोई पेशेंट तो इसमें आ जाएगा पहला पॉइंट हमारा क्या, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। अब कोई पेशेंट हमारा जो है फास्टिंग में है बहुत दिनों से, तो इट में लीड टू द कंडीशन ऑफ हाइपोमैग्नीशियमिया। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। ओके, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, मतलब कि डिक्रीज डाइटरी इंटेक। इसमें मेनली हम लोग को कंसीडर करना है प्रोसेस्ड फूड। जैसे कोई पर्सन है वो फास्ट फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड ज्यादा, पैकेज फूड ज्यादा इंटेक करता है, मतलब ज्यादा लेता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को भी क्या देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम कम देखने को मिल सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो डिक्रीज इंटेक में क्या कहा जाएगा, प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो जाएगा। डिक्रीज डाइटरी इंटेक कम हो गया, यानी प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहा है। ठीक है, और पेशेंट इज ऑन टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन। ठीक है, पेशेंट जो है अगर टीपीएन पे है, यानी टोटल पैरेंटेरल न्यूट्रिशन, उस कंडीशन में। तो टीपीएन में क्या होता है, विदाउट मैग्नीशियम सप्लीमेंट। टीपीएन में मैग्नीशियम सप्लीमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल पैरेंटेरल। अब न्यूट्रिशन की बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरह का न्यूट्रिशन होता है, एक होता है इंटेरल, एक होता है पैरेंटेरल। तो इंटेरल वो होता है जो भी हम लोग गट के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग गट के द्वारा लेंगे दैट विल कम अंडर द इंटेरल। ठीक है, और पैरेंटेरल क्या होता है, गट को बाईपास कर देता है। देन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरेंटेरल। ओके, तो पैरेंटेरल न्यूट्रिशन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सेकंड कैटेगरी में क्या है, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। अब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है या फिर कौन कौन से ऐसे कॉजेज है वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम, यानी अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है या फिर मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है मैग्नीशियम का, देन इट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज हाइपोमैग्नीशियमिया। तो पहला हमारा कॉज होगा क्या, मैल एब्जॉर्प्शन, व्हिच कम्स अंडर द डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन कैटेगरी। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, वोमिटिंग या फिर डायरिया। अगर वोमिटिंग या फिर डायरिया भी हो रहा है तो भी क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। लैक्सेटिव का यूज, इसके कारण भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज भी अगर होगा, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, इसमें मेनली कॉमन आता है हमारा क्या, आईबीडी में क्रॉन्स डिजीज। तो अगर किसी पेशेंट को अगर क्रॉन्स डिजीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, हाइपोमैग्नीशियमिया हम लोग को देखने को मिलेगा। और लास्ट हमारे का स्टैटोरिया क्या होता है, एक्सेसिव फैट इन स्टूल। ठीक है, तो अगर फैट का अमाउंट भी अगर स्टूल में ज्यादा मिल रहा है, देन दिस विल आल्सो लीड टू द कंडीशन दैट इज हाइपोमैग्नीशियमिया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या, थर्ड हमारा है क्या, इंक्रीज्ड लॉस, यानी अगर मैग्नीशियम प्रॉपर हम इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीशियम का लॉस ही ज्यादा हो जा रहा है, यानी मैग्नीशियम हमारे बॉडी के अंदर रिटेन ही नहीं कर पा रहा है, रुक ही नहीं पा रहा, तो ऑब्वियस ही बात है हाइपोमैग्नीशियमिया हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, SIADH यानी सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगेन आई रिपीट,
सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट हमारा कॉज आ जाएगा क्या, थायरोटॉक्सिकोसिस। उसके बाद बर्न्स में भी, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है क्या, ओके। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या, फिस्टुला, एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर अल्कोहलिज्म। इस इंक्रीज लॉसेज में हम लोग ने देखा क्या, SIADH, बार्टर सिंड्रोम, ओके। उसके बाद डीके यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, बर्न्स, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, फिस्टुला, एक्सेसिव स्वेटिंग और अल्कोहलिज्म। अब माल ऑब्जेक्शन में सॉरी ये मेडिकेशन हो जाएगा, इट इज माय फॉल्ट। ये क्या हो जाएगा, मेडिकेशन हो जाएगा। तो मेडिकेशन में हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो कौन कौन से ऐसे मेडिसिन है जो मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर लेस कर सकते हैं, उसको हैम्पर कर सकते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में हम लोग देख लेते हैं क्या, तो अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिफेलेक्सिन। ये भी अगर दीज आर द antibiotics, by the prolonged use of these antibiotics it may lead to the condition hypomagnesemia, ठीक है। एंटीलेप्टिक में आ जाता है, तो एंटीलेप्टिक में आ जाएगा क्या हमारा क्या, फेनेटोइन, ठीक है। उसके बाद एंटीवायरल, तो एंटीवायरल में आ जाएगा हमारा क्या, जिडोविडिन और सिस्प्लाटिन। और कोर्टिकोस्टेरॉइड फिर हम लोग देखेंगे कोर्टिकोस्टेरॉइड। उसके बाद PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें हम लोग देख लेते हो क्या मिलता है, रेपेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ठीक है। उसके बाद लूपेन थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो दीज आर द मेडिकेशंस जिसके कारण हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कॉजेस के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद डायग्नोसिस। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट। तो कॉजेस के बाद अब हम देखेंगे क्या, क्लिनिकल फाइंडिंग, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स, ओके। तो जनरली मेनली हम लोग को देखने को मिलता है कि हाइपोमैग्नीशियमिया जो होता है ना, वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। मेनली इसका प्रॉपर कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ मेनी सिम्टम्स हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो मसल का फैसिकुलेशन देखने को मिलेगा या फिर ट्विचिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मसल फैसिकुलेशन या फिर ट्विचिंग देखने को मिलता है। उसके बाद मसल वीकनेस देखने को मिलता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिम्टम्स क्या हो जाएगा कि हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है, यानी रिफ्लेक्स जो एक्शन है या फिर रिफ्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद डिस्फेजिया भी हम लोग को देखने को मिलता है। और ट्रोसोसाइन होता है, ट्रोसोसाइन। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था हाइपोकैल्सीमिया में कि ट्रोसोसाइन क्या होता है, ओके। तो ट्रोसोसाइन अगेन हम रिपीट कर देते हैं कि ट्रोसोसाइन वो होता है जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है। तो कोई पेशेंट है, अब उसका हम बीपी नापने के लिए मान लीजिए स्फेगमैनोमीटर जो है हम लोग उसके हाथ पे क्या करते हैं, बांधते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब हम हाथ पे उसके बीपी जो कफ है वो बांधेंगे, तो उससे क्या होगा, कुछ देर बाद जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें अनकंट्रोल मूवमेंट हो जाएगा टुवर्ड्स द आर्म के साइड हो जाएगा क्या, कि उसका मूवमेंट होने लगेगा, अनकंट्रोल मूवमेंट है, वो चाह के भी वो रोक नहीं पाएगा। तो दिस कंडीशन या फिर दिस मूवमेंट इज नोन एज ट्रोसोसाइन, ठीक है। वॉस्टेक साइन मैंने बताया था, उसमें हाइपोकैल्सीमिया में बताया था क्या कि फेस पे क्या करते हैं, जब टैप करते हैं, फेशियल जब टैपिंग करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, मसल जो है मूवमेंट देखने को मिलेगा। फेशियल टैपिंग में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, जब फेस पे टैप करेंगे ना, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हम लोग देखने को मिलेगा, तो सीजर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन इट मींस दैट द पर्सन विल नॉट बी ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन और प्लेस, ठीक है। कार्डियक में सिम्टम्स में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो एरिथमिया देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। सिम्टम्स में अगेन आई एम रिपीट कर देता हूं इन सब चीजों को। तो क्लिनिकल फाइंडिंग या फिर मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला मैंने बताया था कि ये जनरली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है।
देयर इज नो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स में क्या हम लोग देखने के लिए मसल फैसिकुलेशन देखने को मिलता था, या फिर मसल ट्विचिंग देखने को मिलता था, मसल वीकनेस देखने को मिलता था, हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता था, डिस्फेजिया देखने को मिलता था, ट्रोसो शाइन देखने को मिलता था, वास्टिक शाइन देखने को मिलता था। और सीएनएस में हम लोग को क्या देखने को मिलता था, सीजर या फिर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस या फिर कंफ्यूजन देखने को मिलता था। कार्डियक में एरिथमिया या फिर पाल्पिटेशन। ठीक है, अब डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मेनली हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए मेन एक ही क्राइटेरिया, दैट इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या ईसीजी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलएफटी और केएफटी करा लेते हैं। ठीक है, वेदर ये किस कारण से किडनी के मेल फंक्शन से तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं किसमें, डायग्नोसिस में। उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग को देखने को क्या मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। ओके, सीवियरिटी और ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सीवियरिटी और बेसिस पे मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज माइल्ड या फिर सीवियर। ठीक है, तो माइल्ड हाइपोमैग्नीशियम में हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या करेंगे, सप्लीमेंट देंगे। तो माइल्ड हाइपोमैग्नीशियम में सप्लीमेंट डाइट विथ ओरल मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम का कोई भी साल्ट जैसे सल्फेट हो गया या फिर ऑक्साइड हो गया, वो हम लोग क्या कर देंगे, सप्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। और मैग्नीशियम किन किन चीजों में तो पाया जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंक्रीज इनटेक ऑफ बीन्स में मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, बीन्स हो गया, आलमंड हो गया, बनाना हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इस माइल्ड हाइपोमैग्नीशियम में ये हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, सीवियर। तो सीवियर हाइपोमैग्नीशियम में हम लोग क्या करेंगे, आईवी रिंगर लैक्टेट देंगे, आईवी आरएल देते हैं, रिंगर्स लैक्टेट देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अंडरलाइंग कॉजिंग डिजीज है, जैसे कि मेनली जनरली हम लोग को देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, फिर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ऑब्वियसली जब इसको ट्रीट करेंगे तो हमारा हाइपोमैग्नीशियम ट्रीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।